everyone, welcome to Drishti CUET. So guys, I hope everyone is doing great and once again we are here to solve Physics CUET UG 2024 एग्जाम पेपर. So total आपके फिजिक्स में 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें से आपको सिर्फ 40 क्वेश्चंस करने होते हैं. टाइम जो आपको अलॉट किया जाता है दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 60 मिनट, दैट मीन्स 1 घंटे का आपको टाइम मिला होता है. आउट ऑफ 50 आपको सिर्फ 40 क्वेश्चंस करने होते हैं. दैट मीन्स यू हैव ऑप्शन टू सेलेक्ट योर क्वेश्चंस कि आपको कौन से क्वेश्चंस नहीं करने हैं, राइट. एंड 40 में से भी अगर आपने 30 क्वेश्चन करेक्ट कर रखे हैं, करेक्ट किया है, तो आपको सीयूईटी में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सिंस इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर नेक्स्ट अपकमिंग सीयूईटी एग्जाम, तो ये पेपर सॉल्व करना मस्ट है क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर से ही आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में और कौन से वो टॉपिक्स हैं जिनको एग्जामिनर सिलेक्ट कर रहे हैं आपके पेपर में देने के लिए. तो चलिए देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं. वन मोर थिंग गाइस, टोटल 50 क्वेश्चन है. हम सारे 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बट नॉट इन वन सेशन, राइट. आज हम 25 क्वेश्चन करेंगे एंड देन नेक्स्ट सेशन में मैं आपको अगेन रिमेनिंग 25 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम. हियर यू गो विद द फर्स्ट क्वेश्चन. द ट्रांसफर ऑफ इंटीग्रल नंबर ऑफ डैश is one of the evidence of quantization of electric charge. Fill in the blanks with the correct answer from the options given below. Photons, nuclei, electron and neutron. तो क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत टफ है. इस क्वेश्चन को इजी कैटेगरी में रखा जा सकता है बिकॉज यहाँ पे सिंपली आपसे पूछा गया है कि इनमें से फोटोन, न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में से किसके ट्रांसफर होने पर आपके इलेक्ट्रिक चार्ज का क्वांटाइजेशन होगा. तो ऑब्वियसली बचपन से आप पढ़ते हुए चले आ रहे हो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ही हैं वो जो इलेक्ट्रिक चार्ज का क्वांटाइजेशन कराएंगे. सो करेक्ट आंसर शुड बी योर 3 हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन अ स्लैब ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल 4 mm thick is introduced between the plates of parallel plate capacitor of separation 4 mm, it is found that the distance between the plate has to be increased by 3.2 mm to restore the capacity to its original value. ठीक है. द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल इज. तो बेसिकली आपको इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू पूछी गई है. यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो आंसर आएगा आपका दैट विल बी 2. कैसे आएगा इसको हम पहले सॉल्व करते हैं. ठीक है. क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना है. देखिए ये आपका क्या हो गया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया. ठीक है. दिस इज योर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. क्या कह रहा है, व्हेन अ स्लैब ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल 4 mm थिक इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सेपरेशन 4 mm, दैट मीन्स कि जो पहले से आपके पास कैपेसिटर है इनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट विल बी 4 mm. ठीक है. और इन्हीं के बीच में आपने क्या किया हुआ है, इनके बीच में आपने एक 4 mm की ही थिक स्लैब को इंसर्ट कर दिया है, राइट. 4 mm थिक, इसकी भी जो थिकनेस है वो कितनी है, 4 mm है. ऑलराइट. नेक्स्ट, it is found that the distance between the plate has to be increased by 3.2 mm to restore the capacity to its original value. अब कैपेसिटर की जो ओरिजिनल वैल्यू है उसको रीस्टोर करने के लिए ये जो पैरेलल प्लेट आपका जो कैपेसिटर था इसने क्या किया, इसने अपनी डिस्टेंस को थोड़ा सा बढ़ा लिया. कितना, पहले सपोज करो यहाँ पे आपका जो स्लैब रखा हुआ है, ठीक है, दैट वुड बी योर 4 mm, राइट. और इसने रीस्टोर करने के लिए 3.2 mm और डिस्टेंस बढ़ा लिया है. नाउ व्हाट विल बी द क्वेश्चन हियर, आपसे क्या पूछा जा रहा है, टू रीस्टोर द कैपेसिटी टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू. द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल इज. अब आपको यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताना है. ठीक है. हमें पता है कि जो हमारा कैपेसिटेंस होता है दैट विल बी एप्सिलॉन नॉट A by D, राइट. यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे आपका जो कैपेसिटर है दैट विल बी पार्शियली फिल्ड कैपेसिटेंस. ठीक है. यहाँ पे आपका पार्शियली फिल्ड कैपेसिटर है. तो किसी भी पार्शियली
किसी भी पार्शियली फिल्ड कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होगी, राइट, उसके लिए जो डिस्टेंस होता है d, उसका क्या फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, एप्सिलॉन नॉट a, और d की जगह हम क्या रखेंगे, d डैश माइनस t प्लस t बाई k। यहाँ पे ये d क्या है आपका, t है आपका थिकनेस, किसकी थिकनेस, स्लैब की थिकनेस, और ये d डैश आपका कितनी दूरी इसने ली, ये टोटल जो डिस्टेंस इतना लिया है, राइट, दैट विल बी योर d डैश। अब आपसे क्या कह रहा है कि ओरिजिनल मतलब ये दोनों इक्वल है, दोनों में इक्वल एनर्जी जो है वो रीस्टोर हो रही है, कैपेसिटी रीस्टोर हो रही है, ठीक है। हमें क्या करना है, अब हम इन दोनों को इक्वल कर देंगे, एप्सिलॉन नॉट a d इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a, और यहां से हम लिख लेंगे d डैश माइनस t प्लस t बाई k, ठीक है, सिंपल। इसको आप कट डाउन कर देंगे तो ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी और आप क्या लिख देंगे, d डैश माइनस t प्लस t बाई k, ये प्लस और t एक जैसा ही हो गया है, राइट, इस तरीके से लिख सकते हैं हम, इज इक्वल टू ये हो गया आपका d, ठीक है। अब ये जो टोटल डिस्टेंस है ये आपकी कितनी आ गई, 7.2, 4 प्लस 3.2 माइनस स्मॉल t कितना है, 4 mm है, प्लस 4 बाई k, यही तो हमें निकालना है, राइट। एंड जो आपकी स्मॉल d की वैल्यू है, ये जो डिस्टेंस है इन दोनों कैपेसिटेंस के बीच में, वो भी तो आपकी 4 ही दी हुई है, ओके। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, 3.2 प्लस 4 बाई k इज इक्वल टू 4, और हम सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं 4 बाई k इज इक्वल टू 4 माइनस 3.2 विच इज नथिंग बट 4 बाई k इज इक्वल टू 0.8, राइट। एंड जब आप इस वैल्यू को इधर लेके जाएंगे तो जो k की वैल्यू है दैट विल बी योर 5। क्लियर हो गया सभी को कैसे करना है? सो नाउ द करेक्ट आंसर इज योर 5। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉपर बॉल ऑफ डेंसिटी 8 ग्राम पर सीसी and 1 centimeter in diameter is immersed in oil of density 0.8 gram per cc. The charge on the ball, if it remains just suspended in oil in an electric field of intensity 600 pi volt per meter acting in the upward direction is. तो बेसिकली यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है कि एक आपके पास कॉपर की बॉल है, ठीक है, और उसको आपने कहाँ पे डाल दिया है, ऑयल फिल्ड एक टैंक में डाल दिया है। आपको बॉल की भी डेंसिटी दी गई है, आपको ऑयल की भी डेंसिटी दी गई है, राइट। तो अब यहाँ पे हमें क्या सॉल्व करना होगा, यहाँ पे हमें निकालना होगा डेंसिटी। किसकी डेंसिटी निकालनी है, द चार्ज ऑन द बॉल इफ इट रिमेन जस्ट सस्पेंडेड इन द ऑयल। तो यहाँ पे बेसिकली आपको उस बॉल के ऊपर चार्ज निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे चार्ज यहाँ पे, देखिए एक आपके पास कंटेनर है, ठीक है, इसमें आपकी ऑयल है। ऑयल की डेंसिटी कितनी दी गई है, अ कॉपर बॉल ऑफ डेंसिटी 8 ग्राम पर सीसी, डायमीटर इमर्स इन ऑयल ऑफ डेंसिटी 0.8 ग्राम। तो ये 0.8 ग्राम पर सीसी आपके ऑयल की दी गई है। इसमें कह रहा है कि एक कॉपर की बॉल डाली गई है। अब कॉपर की बॉल हम इसमें पानी में जब भी किसी लिक्विड में किसी ऑब्जेक्ट को डालते हैं तो उस पर 2 फोर्स काम करता है, एक mg जो नीचे खींचता है और एक बायोएंट फोर्स जो उसको ऊपर खींचता है। अब इसके ऊपर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रहा है, चार्जेस भी लग रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, वो QE फोर्स लगेगा इस बॉल के ऊपर, ठीक है। नाउ अब आपको यहाँ पे सब कुछ गिवन है, ठीक है। आपको ये चीज पता होगी कि जो हमारा बायोएंट फोर्स होता है, आपने ये फॉर्मूला पहले भी पढ़ा होगा, बायोएंट फोर्स जो होता है उसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम, जो कि आपका इमर्स्ड है, कितना पार्ट लिक्विड में इमर्स्ड है, इनटू डेंसिटी, किसकी, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये आपके बायोएंट फोर्स का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, अगर हमें इसको इक्वल करना है तो क्या ये FB प्लस QE इज इक्वल टू mg, यही हमारा इक्वेशन बन करके आएगा इस बॉल के लिए, ठीक है। अब हमें बस वैल्यू यहाँ पे पुट करते जानी है।
अब देखिए FB का आपने क्या वैल्यू निकाला, ये आपका वॉल्यूम हो गया जो इमर्स था, तो हम यहाँ लिख सकते हैं FB की जगह VI रो L, ये L क्या है, लिक्विड का हम बात कर रहे हैं, लिक्विड की डेंसिटी की बात कर रहे हैं, G प्लस QE इक्वल्स टू M। अब देखो मास क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, यही आपने याद किया हुआ है। तो क्या मास इज इक्वल टू डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा, तो यहाँ पे जो आपका डेंसिटी और वॉल्यूम आएगा वो किसका आएगा, ये वॉल्यूम आ जाएगा आपके बॉल का, ठीक है, डेंसिटी आ जाएगी आपके बॉल की, और ये आपका आ जाएगा स्मॉल g, राइट। अब देखिए वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर, ये जो ऑब्जेक्ट आपका इमर्स्ड है उसी की तो वॉल्यूम यहाँ पे हमें लिखनी है, ठीक है। तो जो बॉल है स्फेरिकल शेप है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, फिर डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी दी हुई है यहाँ पे आपको कितनी 0.8 ग्राम पर सीसी, ठीक है, इसको आप कन्वर्ट करेंगे, देन आपका जी आ जाएगा, तो सेम यहाँ पे आप लिख लीजिए 0.8 ग्राम पर सीसी प्लस QE, Q तो आपको निकालना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 600 पाई इक्वल्स टू, अगेन आपका जो वॉल्यूम आ जाएगा इसका 4/3 पाई आर क्यूब, एंड अब जो हमारा डेंसिटी है, सॉलिड की डेंसिटी कितनी दी गई है 8, ठीक है, तो ये आपका 8 हो गया इंटू जी। अब देखो इसको कन्वर्ट करना है, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, अगर आप इसको स्किप कर देते हो ऐसे क्वेश्चंस को तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि आपके पास आगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो डायरेक्ट आप कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हैं। तो जिस भी क्वेश्चन में आपको एग्जाम में ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है, वहां गलती होने की चांसेस होती हैं, इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट आपके लग रहे हैं, राइट, तो अगर आप इसको स्किप कर देते हैं तो कोई बात नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को करेक्ट आंसर जब आप सॉल्व करेंगे तो 2 × 10⁻⁻6 आएगा, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। A metal wire is subjected to a constant potential difference. When the temperature of the metal wire increases, the drift velocity of the electron is। क्या कह रहे हैं कि एक मेटल की वायर है, ठीक है, और उसमें कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस जा रहा है, जब उसमें आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द मेटल वायर इंक्रीजेस, जैसे ही आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या असर पड़ेगी। हमें पता है कि जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मॉलिक्यूल्स की जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है, क्या होती है, टेम्परेचर बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उनमें मोशन होने लग जाएगा, वो जल्दी जल्दी एक दूसरे से इधर उधर भागना शुरू कर देंगे, मोशन होगा तो कोलिजन स्टार्ट हो जाएगा उनके बीच में, और कोलिजन होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑटोमेटिकली घट जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, थर्मल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज करने की वजह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है, फॉर द गिवन मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। दिखने में ये डायग्राम जितना भी आपको टफ लग रहा होगा, एक्चुअली में सॉल्व करने में ये बहुत सिंपल है। कैसे इसको सॉल्व करना है, देखो सबसे पहले आप इसके ना 3 अलग अलग सर्किट बना लो और बहुत आराम से हो जाएगा। चलिए सबसे पहले हम इतनी सर्किट की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको सीधा सीधा दिख रहा है, यहां से आपका ये 2 बाइफर्केशन हो गया, दैट मींस कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा कुछ इस तरीके से। तो एक सर्किट तो हमारा कुछ इस टाइप का बन जाएगा, ठीक है, ये हमारी एक सर्किट बन जाएगी जहां पे ये आपका 4 ओम है, ये आपका 4 ओम है और ये आपका 8 ओम है। दिखने से क्या लग रहा है, यहाँ पे ये दोनों आपस में सीरीज में लग रहे हैं और ये इन दोनों के साथ पैरेलल में लग रहा है। तो जब आप इनको सीरीज में सॉल्व करेंगे, सीरीज में रेजिस्टेंस को सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या होता है, सीधा सीधा R1 + R2 हो जाता है। तो 4 + 4 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो अब आपके पास जो सर्किट आ गई वो कुछ इस तरीके की सर्किट आ गई, 8 ओम 8 ओम, राइट। अब ये आपको पैरेलल में दिख रहे हैं। रेजिस्टेंस को पैरेलल में जब हम सॉल्व करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/R1 + 1/R2, राइट। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/8 + 1/8 = 2/8 = 1/4। तो यहाँ पे जो आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 4 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो अब
यहाँ पे जो रेजिस्टेंस थी वो क्या आ गई आपकी 4 ओम आ गई। दैट मीन्स कि इस जगह का रेजिस्टेंस आपने कैलकुलेट कर लिया और वो 4 ओम आ चुका है। ये पूरा एरिया, ये पूरा कैलकुलेट करके अब यहाँ पे 4 ओम आ गया। अब आपकी जो नेक्स्ट सर्किट बनेगी यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहां से स्टार्ट किए तो अगेन हमें एक 4 ओम का रेजिस्टेंस मिला, अभी अभी हमने इसको सॉल्व किया है तो ये भी 4 ओम हो गया, ठीक है। एंड नीचे आएंगे, यहां हमने सॉल्व किया, ये भी 4 ओम हो गया, राइट। और यहाँ पे तो हमें दिख ही रहा है कितना, 12 ओम दिख रहा है। क्लियर। अब सर्किट ऐसे ही आ गई हमारी। फिर से देखो ये तीनों रेजिस्टेंस में दिख रहे हैं, तो यानी ये आपका क्या हो गया, 12 ओम आ गया। तो फिर से आपको पैरेलल में दो 12 ओम वाले मिल जाएंगे, एक ये 12 ओम, एक ये 12 ओम। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2/12 1/6, दैट मीन्स कि जो आरपी आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 6 ओम आ जाएगा। अब इन सबकी वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे 6 ओम हो गई। अब देखो 6 ओम ये, 6 ओम ये और 6 ओम ये, क्या ये तीनों आपको सीरीज में दिख रहे हैं, 6 + 6 + 6 = 18। तो आंसर आ गया आपका 18 ओम। समझ में आ गया कैसे करना है ऐसे सर्किट वाले डायग्राम। सबसे पहले आप सिंपलेस्ट सर्किट बनाते जाइए और सॉल्व करते जाइए, क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सेल ऑफ EMF 1.1 volt and internal resistance 0.5 ohm is connected to a wire of resistance 0.5 ohm। ठीक है, कह रहा है कि आपके पास एक सेल है, ठीक है, जिसका EMF कितना दिया है, 1.1 वोल्ट है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5 ओम। इज कनेक्टेड टू अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस, और वो एक वायर ऑफ रेजिस्टेंस 0.5 ओम से कनेक्टेड है। अनदर सेल ऑफ द सेम EMF इज नाउ कनेक्टेड इन सीरीज। इसी EMF का दूसरा सेल इसी के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है, विद द इंटेंशन ऑफ इंक्रीजिंग द करंट। क्यों लगाया गया, सो दैट कि करंट बढ़ जाए। बट द करंट इन द वायर रिमेन द सेम, लेकिन करंट सेम ही रहा। द इंटरनल रेजिस्टेंट ऑफ द सेकेंड सेल, तो जो करंट सेम रहा उसके पीछे कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस का हाथ होगा, राइट। तो अब आपको सेकेंड वाले EMF का इंटरनल रेजिस्टेंस बताना है। क्लियर है। चलिए इसके लिए पहले सर्किट डायग्राम देखो। जो पहला वाला हमारा सेल था, जिसका हमारा सेल का EMF था कितना, 1.1, इंटरनल रेजिस्टेंस था 0.5 ओम, ठीक है, और जो इसको कनेक्ट किया था R से 0.5 ओम से कनेक्ट किया था, ठीक है। अब इसी को इन्होंने क्या किया, सेम कनेक्शन को इन्होंने सीरीज में ऐड कर दिया। देखो सेम यही 1.1 वोल्ट हो गया, इसके पास भी 0.5 है। ये आपको निकालना है इंटरनल रेजिस्टेंस, राइट, ये आपको निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले सेल के लिए करंट निकाल लेंगे, ठीक है। मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ सो दैट आपको इजी रहेगा विजिबिलिटी। सबसे पहले हम इस वाले सर्किट के लिए करंट निकालेंगे। I = E/R + R, यही होता है, ठीक है। E 1.1, कैपिटल R 0.5, स्मॉल r भी यहाँ पे 0.5 गिवन है। तो हमारा पहले सर्किट में करंट कितना आ गया, 1.1 एम्पियर आ गया, ठीक है। अब आपको इस वाले के लिए निकालना है, तो यहाँ का आपने देख लिया है कितना आया है, 1.1 एम्पियर आया है, राइट। तो सेकंड वाले का भी, चूंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है, तो यहाँ पे 1.1 + 1.1 हो जाएगा। R भी हमारा 0.5 प्लस स्मॉल r, राइट। तो कुछ फॉर्मूला इस तरह से निकल के आएगा, 2.21 + R। अब आपको क्या करना है, करंट आपने पहले यहाँ निकाल रखा है 1.1 एम्पियर, बस आप उसको यहाँ रख दीजिए। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है अब आपको सिर्फ, राइट। जब आप सॉल्व करेंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा आपका 1 ओम। तो इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व करने, और ये बहुत इजी है। जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे एक बार ना, तो आपको खुद ही लगेगा कि अरे ऐसे वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में, तो पक्का करके आना है। सो हियर द करेक्ट आंसर इज योर 1 ओम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। P, Q, R and S are 4 wire of resistance 3, 3, 3 and 4 ohm respectively. They are connected to form the 4 arms of a Wheatstone bridge circuit. The resistance with which
S must be shunted in order that the bridge may be balanced is, right? तो आपको यहाँ क्या कह रहा है कि एक व्हीट स्टोन ब्रिज बनाया है, ठीक है। जैसे सपोज करिए आपके पास ये एक व्हीट स्टोन ब्रिज का डायग्राम है, ओके, जिसमें आपके पास P Q R S ऐसा ही होता है कुछ व्हीट स्टोन ब्रिज, राइट। अब आपसे कह रहे हैं कि P का 3 ओम है, Q के पास भी 3 ओम है, R के पास भी 3 ओम है, और जो S है इनके पास है 4 ओम, लेकिन they are connected to form 4 arm of a wheat stone bridge. The resistance with which S must be shunted in order that the bridge may be balanced. आपको यहाँ बताना है कि कितने रेजिस्टेंस से S को शंट किया जा रहा है सो दैट कि ये जो ब्रिज है वो बैलेंस रहे, राइट। तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, P by Q इज इक्वल टू, सॉरी, P by R इज इक्वल टू P by R इज इक्वल टू Q by S, राइट। कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे। अब सबकी वैल्यू यहाँ पे पुट करते जाइए, 3/3 इज इक्वल टू 3 अब देखो ये S है, ये दोनों सर्किट आपको रेजिस्टेंस क्या पैरेलल में नजर आ रहे हैं, तो क्या यहाँ पे हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1/S प्लस 1/R, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो R प्लस S RS हो जाएगा, क्या कुछ इस तरीके से आएगा आपके पास सर्किट। नाउ अब ये वाली जो वैल्यू है इसको आप R भी रख सकते हैं, इसको आप X भी रख सकते हैं, जो भी मानो वो जो आपको लगता है वो रख लीजिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले को हम यहाँ लिख देंगे R प्लस S बाई R S, ठीक है। S की वैल्यू कितनी दी हुई है 4 ओम, तो सिंपल हम यहाँ पे S की जगह 4 ओम लिख दिए, ठीक है। S की जगह आपने क्या लिख दिया 4R लिख दिया। आप सॉल्व करेंगे ये वैल्यू आपकी कट डाउन हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 इक्वल्स टू 3/1 मल्टीप्लाई, ये ऊपर चला जाएगा 4R R प्लस 4, ठीक है। ये वैल्यू अब आपकी इधर आ जाएगी, मैं इधर कर देती हूँ, ठीक है, उधर आपका स्पेस नहीं बन रहा है। देखो ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है, एक सेकेंड। ऑल राइट, S की जगह हम क्या लिखते हैं 4 लिखते हैं, यहाँ पे हम 1/R लिख सकते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 4R R प्लस 4 ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू 1/R की है, तो R की S की पूरी जो रेजिस्टेंस होगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी अपोजिट हो जाएगी, तो क्या ये 4R R प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे सेम तरीके से, तो 1 इक्वल्स टू 3/1 मल्टीप्लाई R प्लस 4 ऊपर चला जाएगा, ये आपका 4R आ जाएगा, राइट। 4R इधर आ गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में 4R इज इक्वल टू 3R प्लस 12, R इज इक्वल टू 12 ओम। तो यहाँ पे देखो आपका जो रेजिस्टेंस है वो कितना आ गया 12 ओम आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अ थिन बार मैग्नेट इज m। आपके पास एक थिन बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मूवमेंट m दिया है। इफ इट इज बेंट इनटू अ सेमी सर्कुलर फॉर्म, अब क्या कह रहे हैं कि इस मैग्नेट को आपने एक सेमी सर्कुलर फॉर्म में बेंड कर दिया है, इट्स न्यू मैग्नेटिक मूवमेंट विल बी। अब आपको बताना है कि इनका नया मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगा। देखिए अगर ये आपका बार मैग्नेट है तो इसका लेंथ कितना है L हो जाएगा, ठीक है, इसका लेंथ हो जाएगा आपका L, तो इसकी पोल स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, व्हाट विल बी दी पोल स्ट्रेंथ गाइस, M/L, राइट। अब जब आपने इसको सेमी सर्कल के फॉर्म में
बेंट कर दिया है तो हमें पता है कि जो सर्कल होता है उसका सरकमफेरेंस 2 पाई आर होता है, लेकिन सेमी सर्कल का जो सरकमफेरेंस होगा वो कितना होगा, पाई आर हो जाएगा, सिर्फ पाई आर हो जाएगा। और इसकी लेंथ कितनी है, एल है, ठीक है, मैग्नेट की लेंथ कितनी थी, एल थी, तो पाई आर इज इक्वल टू एल हो जाएगा। पाई आर आपके सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस का लेंथ हो गया और ये आपके बार मैग्नेट का एल हो गया। तो यहां से आप आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, एल बाई पाई, आर की वैल्यू आ गई आपकी एल बाई पाई, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ये आपकी डिस्टेंस कितनी है, आर है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी, ठीक है। ये टोटल डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी। तो अब मैग्नेटिक आपको क्या निकालना है, न्यू मैग्नेटिक मूवमेंट। तो न्यू मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन पोल, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द पोल। तो अब देखो न्यू मैग पोल स्ट्रेंथ कितना था आपका, m बाई एल था, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द पोल, ये पूरा डिस्टेंस कितना है पोल के बीच में, 2r है, ठीक है। अब यहाँ पे हम m बाई एल और 2 इंटू आर की वैल्यू की जगह हम यहाँ l बाई पाई लिख सकते हैं, सिंपल एल एल आपका कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 2m बाई पाई, 2m बाई पाई विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज्ड इन द ट्रांसफॉर्मर मस्ट हैव लो परमिएबिलिटी, हाई हिस्टेरेसिस लॉ, हाई परमिएबिलिटी, लो लॉस, हाई परमेबिलिटी, हाई लॉस, लो परमेबिलिटी। तो देखो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आपके वो मटेरियल होते हैं जिनके पास सबसे ज्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, तो ऑब्वियसली ये हाई परमिएबल होंगे और इनमें लॉस भी आपका कम होगा, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2, हाई परमिएबिलिटी, लो हिस्टेरेसिस लॉस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस r is placed in a varying magnetic field perpendicular to the plane of the ring। आपके पास एक कंडक्टिंग रिंग है, ठीक है, जिसका रेडियस दिया हुआ है r और उसको आप कहाँ रख रहे हैं, एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं जहां का मैग्नेटिक फील्ड बार बार बदल रहा है, वैरी कर रहा है। इफ द रेट एट विच मैग्नेटिक फील्ड वैरीज इज x, किस रेट से वैरी कर रही है, x से वैरी कर रही है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ द रिंग इज, आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है यहाँ पे, ठीक है। Rx/2 आंसर आएगा, कैसे आएगा देखो, मान लो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बी द दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट पे, रिंग पे है, ठीक है। ईएमएफ क्या हो जाएगा उसके लिए, E इंटू DL, DL क्या है, लेंथ, रिंग की जो लेंथ है आप उसको अभी DL मान के चलिए। तो क्या यहाँ पे हम E तो हमारा यही वाला हो गया, जो रिंग की लेंथ है वो पूरा इसका सरकमफेरेंस हो जाएगा, तो 2 पाई आर, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। हमें ये भी पता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है तो वहां पे कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा ईएमएफ आएगा वो क्या आ जाएगा, डी फाई बाई डी टी आ जाएगा। और हमें ये भी पता है कि जो फाई होता है वो क्या होता है, बी इंटू ए होता है, तो क्या यहाँ पे हम फाई की जगह बी इंटू ए लिख सकते हैं। ए क्या है, एरिया है जो कि पाई आर स्क्वायर है, राइट। तो यहाँ पे देखो पाई आर स्क्वायर इधर आ गया और यहाँ पे डी फाई की जगह डी बी बाई dt हो गया, राइट। अब ये जो पूरा dv बाई dt क्या है, यही तो आपका चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक है। वो वैल्यू आपकी x क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, राइट। तो वहां पे आपने क्या रख दिया, पाई आर स्क्वायर एक्स। दोनों इक्वेशन को जब आप इक्वेट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी आपकी, Rx/2। सो हियर Rx/2 विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन इसी तरह कॉन्सेप्चुअल है, आपको अगर कॉन्सेप्ट आता रहेगा तो ही आप ऐसे क्वेश्चंस करके आ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इट्स अ वेरी सिंपल वन, अ 50 हर्ट्ज एसी करंट इज ऑफ क्रस्ट वैल्यू 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू द प्राइमरी ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। इफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी बी 0.5H,
the crust voltage induced in the secondary is. Fill in the blanks with the correct option given below. अब देखो यहाँ पे आपको 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दी गई है एसी की, 50 हर्ट्ज, ठीक है। करंट कितना है, 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है ट्रांसफॉर्मर में। आपको निकालना क्या है, यहाँ पे क्रस्ट वोल्टेज निकालना है, ठीक है। द क्रस्ट वोल्टेज इंड्यूस्ड इन दी सेकेंडरी इज। तो देखो यहाँ पे जब भी हमारा एसी करंट चेंज होता है तो उसमें पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू दोनों में चेंज होगा। टाइम टेकन dt इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 1/t, ठीक है। dt इज इक्वल टू t बाई 2, राइट। अब हमें t की वैल्यू पता है, t क्या होता है, 1 बाई फ्रीक्वेंसी, राइट। एसी की जो फ्रीक्वेंसी होती है ये हमारी t होती है, तो ये क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 1/2 म्यू, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, इसकी जगह आप 50 हर्ट्ज रख दीजिए फ्रीक्वेंसी, आपका टाइम क्या निकल आया, dt निकल के आ गया 1/100 सेकेंड, राइट। करंट आपको क्रस्ट का गिवन है 1 एम्पियर। जब भी कोई वेव फॉर्म बनता है तो आपने देखा है उसमें क्रस्ट भी होता है और टर्फ भी होता है, राइट। तो अगर ये 1 एम्पियर है तो ये -1 एम्पियर हो जाएगा, दोनों ही तो होगा ना, दोनों तरफ जाएगा, तो जो चेंज होगा करंट में वो 1 -1 हो जाएगा, दैट विल बी योर 2 एम्पियर। 2 एम्पियर विल बी द करंट हियर। नाउ अब म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला आ जाएगा हमारा, E इज इक्वल टू m di/dt। आपको यहाँ पे m की वैल्यू दी है 0.5, करंट आपने निकाल लिया 2 एम्पियर, dt की वैल्यू आपने ऑलरेडी 1/100 निकाली है, एंड द हियर आंसर इज 100 वोल्ट। सो हियर द करेक्ट आंसर इज योर 100 वोल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A long solenoid of diameter 0.1 m has 2 into 10 to the power 4 turns per meter। सोलेनॉइड क्या होता है, सोलेनॉइड अगर कोई वायर है, करंट कंडक्टिंग वायर है और आपने उसको लूप में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, आपने उसको रोटेट किया, लूप में बना लिया, एक सिलेंड्रिकल लूप बना दी उसकी, ठीक है, तो अभी वो सोलेनॉइड बन जाएगा। तो बस अब आपके पास क्या कह रहा है, आपके पास एक सोलेनॉइड है जिसका डायमीटर 0.1 मीटर है, ठीक है, और उसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, 2 into 10 to the power 4 turns है पर मीटर। At the center of the solenoid, a coil of 100 turns। अब सोलेनॉइड के सेंटर में, जैसे सपोज करो ये आपका सोलेनॉइड है, सेंटर में आपने एक और कॉइल डाल दिया जिसका रेडियस है 0.01 m और उसमें 100 टर्न्स उस कॉइल में भी हैं। The current in the solenoid reduces at a constant rate 0.8 फ्रॉम 4 एम्पियर इन 0.05 सेकेंड। करंट इसमें ये डालने के बाद जो करंट था वो 4 एम्पियर से रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, 4 एम्पियर से आपका करंट रिड्यूस हो रहा है। नाउ द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज 10 पाई स्क्वायर ओम। आपको क्या कह रहा है, कॉइल का रेजिस्टेंस दिया है 10 पाई स्क्वायर ओम। देन द टोटल चार्ज flowing through the coil during the time is। तो बेसिकली आपको इस टाइम पे चार्ज निकालना है, ठीक है। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। यहाँ पे देखो आपको अगर ये पता है कि Q इज इक्वल टू I dt होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला आप सबने पहले पढ़ रखा है, Q इज इक्वल टू I dt। I की जगह हम E/R भी लिख सकते हैं, E/R dt भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब E की जगह हम और क्या लिख सकते हैं, d∅dt लिख सकते हैं, तो 1/r d∅, ठीक है, बाई dt ये भी लिख सकते हैं, और ये आपका हो गया dt। अब यहाँ से dt कैंसिल हो जाएंगे, तो अब आपका यहाँ पे जो चार्ज निकल के आया वो क्या आ जाएगा, del∅/r, ठीक है। ये बाई आर आ गया, राइट। अब देखो हमें फाई का भी फॉर्मूला पता होता है। फाई क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा, जैसे अगर हम यहाँ पे लिख दे फाई इज इक्वल टू व्हाट, मैग्नेटिक फ्लक्स, राइट, इज इक्वल टू B/N/A। यही होता है आपका फ्लक्स का फॉर्मूला, B/N/A, राइट। अब B का फॉर्मूला भी हमें पता है, μ0 N/I। दिस इज योर B, μ0
n इंटू आई, राइट। अब आपको यहाँ पे बस फॉर्मूला यहाँ पुट कर देना है। डी फाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी एन ए, तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं म्यू नॉट एन आई इंटू एन ए अपॉन आर। बस सिंपल यही फॉर्मूला था। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। देखो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 4 इंटू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, राइट। आपको यहाँ पे स्मॉल एन की जो वैल्यू है वो कितनी दी गई है, चेक कर लेते हैं, 2 इंटू 10 टू द पावर 4। तो जो स्मॉल एन है दैट विल बी 2 इंटू 10 टू द पावर 4। आई आपका कितना दिया है, 4 एम्पियर दिया हुआ है। कैपिटल एन कितना है, 100 टर्न्स है, राइट। एरिया हम कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर, दैट मीन्स पाई 0.01 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये रेडियस यहाँ पे गिवन है, राइट, ये रेडियस यहाँ गिवन है 0.01 का होल स्क्वायर। बस अब आपको यहाँ फॉर्मूला, अच्छा रेजिस्टेंस भी आपको दिया हुआ है यहाँ पे, रेजिस्टेंस 10 पाई स्क्वायर, R इज इक्वल टू 10 पाई स्क्वायर। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व यहीं पे। अब आपको सिर्फ ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है। म्यू नॉट की जगह रख दो 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, स्मॉल एन की जगह आप क्या रख देंगे, 2 इंटू 10 टू द पावर 4, आई की जगह क्या रखना है 4, देन आपको n की जगह क्या रखना है, 100 को हम 10 टू की पावर 2 लिख सकते हैं। एरिया की जगह पाई, r की जगह 0.01 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 पाई स्क्वायर। यहां से देखो पाई कट जाएगा आपका इससे, ये आपका क्या आ जाएगा 32 इंटू 10 टू द पावर 456 और 10 के पावर -1, राइट, मल्टीप्लाई 0.01 इंटू 0.01 डिवाइडेड बाई 10। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर निकल के आ जाएगा सीधा सीधा 32 म्यू सी, यानी 32 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम्ब आएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। देखो ये क्वेश्चन ऐसा था कि अगर आपको थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट पता है तो आप इसको कर सकते हैं। सिंपलेस्ट कैलकुलेशन भी ऐसा बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं था, कैलकुलेशन भी इजी थी, ठीक है। तो 32 म्यू सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं लोअर हाफ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज मेड ओपेक। आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका जो नीचे वाला पार्ट है उसको क्या कर दिया गया है, ओपेक कर दिया गया है। Which of the following statement describe the image of object placed in front of the lens? अब आपसे पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जो डिस्क्राइब करेगी ऑब्जेक्ट की इमेज, ठीक है। अब देखो हमारी जो इमेज बनेगी, इमेज की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो ऑब्जेक्ट की, ठीक है, साइज पे डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, कितनी दूर वो फोकल लेंथ से रखा हुआ है, तो उन सब पे डिपेंड करता है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द इमेज, नो चेंज, इमेज विल शो ओनली हाफ, इंटेंसिटी, वेरी गुड, ये वाला आंसर आपका करेक्ट होगा यहाँ पे कि इस तरीके से। अब चूंकि यहाँ पे देखो सिर्फ आधे पोर्शन से ही लाइट एंटर कर रही है तो जो इमेज की इंटेंसिटी होगी वो अफेक्टेड होगी, इमेज की इंटेंसिटी कम हो जाएगी बनने की, तो सिर्फ यही तीसरा वाला फैक्टर यहाँ पे काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है two slits are made 0.1 mm apart and the screen is placed 2 meters away. The fringe separation when a light of wavelength 500 nanometer is used. अब देखो यहाँ पे फ्रिंज सेपरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है आपके फ्रिंज सेपरेशन का। अब यहाँ पे देखिए स्मॉल डी की वैल्यू दी हुई है कितनी, 0.1 mm, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.1 इंटू 10 टू के पावर -3 मीटर, ठीक है। लैम्डा कितना दिया हुआ है, वेवलेंथ 500 नैनोमीटर, तो हम इसको 500 इंटू 10 के पावर -9 मीटर लिख सकते हैं। आप इसको और सिंप्लीफाई कर दो, 5 इंटू 10 के पावर -7 मीटर कर दो,
ठीक है। देन जो डिस्टेंस दिया है वो आपका 2 मीटर ऑलरेडी मीटर में ही है, बस अब आपको यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है। आप लोग भी खुद से वैल्यू पुट करिए और सॉल्व कीजिए। 5 इंटू 10 के पावर -7 मल्टीप्लाई 0.2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, स्मॉल डी की वैल्यू कितनी दी है 0.1 इंटू 10 के पावर -3। तो ये 2 5 जा 10 अगेन के पावर -7, 0.1 इंटू 10 के पावर -3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो अप्रोक्सीमेटली 1/100 m मीटर आएगी, दैट इज नथिंग बट दी 1 सेंटीमीटर। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। टेलीस्कोप, ये सब सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कोई भी ट्रिक नहीं लगाया गया है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं डाला गया है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप ये सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। कह रहे हैं कि एक टेलीस्कोप है हैविंग ऑब्जेक्टिव लेंथ ऑफ फोकल लेंथ 10 मीटर। ठीक है, टेलीस्कोप का जो फोकल लेंथ, ऑब्जेक्टिव का जो फोकल लेंथ है वो आपका 10 मीटर है। ठीक है, एंड द आई पीस ऑफ द लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। आई पीस जो लेंथ का है, आई पीस का जो फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। आपको क्या निकालना है, ट्यूब लेंथ निकालना है और मैग्निफिकेशन निकालना है। क्या निकालना है, ट्यूब लेंथ। तो ट्यूब लेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाता है, FO प्लस FE, राइट। और मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, FO बाई FE। बस फॉर्मूले में रख देना है, लेकिन अभी नहीं, रुको थमो, ऐसे नहीं रखना है, पहले कन्वर्ट करना है। हमें पता है फोकल लेंथ सेंटीमीटर में होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 10 मीटर में 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब रखो फॉर्मूले पे। अब देखो यहाँ पे FO आपका कितना दिया हुआ है 1000 सेंटीमीटर, 1000 प्लस 10 कितना हो जाएगा 1010। तो ट्यूब लेंथ, सबसे पहले क्या पूछा, ट्यूब लेंथ। ट्यूब लेंथ कितना हो गया 1010, तो ये दो ऑप्शन तो पहले ही निकल लिए। अब फोकल लेंथ निकाल लेते हैं, मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं। 1000 डिवाइडेड बाई 10, राइट, तो ये कितना आ गया 100 आ गया। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका 4। सीधा सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल, अब देखो बोर मॉडल के लिए आपको कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है। The radius of the orbiting electron is directly proportional to n. The speed of the orbiting electron is directly proportional to 1 by n. Magnitude of the total energy of orbiting electron is proportional to 1 by n square. ठीक है, the radius of the orbiting electron is directly proportional to n square. तो देखो यहाँ पे पहले स्टेटमेंट को छोड़ के आपका ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, B C D। कैसे, इस रिलेशन को याद करो। यहां से देखो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो आपका एक कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, आपका ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। फिर आपको स्पीड दिख रही है, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई n दिख रहा है, ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। फिर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दिख रही है यहाँ पे, इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई n स्क्वायर। तो ये मैग्नीट्यूड जो टोटल एनर्जी की है दैट विल बी 1 बाई n स्क्वायर। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो गए। नेक्स्ट, फॉर अ फुल वेव रेक्टिफायर इफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी, आपसे कह रहे हैं कि इनपुट फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज है, द आउटपुट फ्रीक्वेंसी विल बी, आपको आउटपुट फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो अब देखो हमें पता है कि जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है वो ट्वाइस होती है इनपुट फ्रीक्वेंसी के। तो सिंपल सिंपल क्या हो जाएगा 2 इंटू 50 हो जाएगा, दैट विल बी 100 हर्ट्ज योर आंसर। ठीक है, यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है, जो हमारी आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है वो दुगनी होती है इनपुट फ्रीक्वेंसी की, तो सिंपली एफ आउट इज इक्वल टू 2 इंटू एफ इन, सिंपल फॉर्मूला में आप रखेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड with dipole moment parallel to the direction of the field। ठीक है, आपका जो डायपोल मूवमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, डायपोल मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। द फोर्स F एंड द टॉर्क टाउ ऑन द मूवमेंट। अब देखो फोर्स
अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो उस पे जो लगने वाला फोर्स है वो भी तो यूनिफॉर्म नहीं होगा ना, वो भी तो नॉन जीरो ही होगा, इक्वल टू जीरो होगा नहीं, नेट फोर्स तो जीरो आएगा ही नहीं क्योंकि वो भी तो अलग अलग लग रहा है, तो फोर्स तो यहाँ पे जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, नॉन जीरो हो रहा है, इट्स नॉट इक्वल टू जीरो, राइट। तो नॉट इक्वल टू जीरो वाले ऑप्शन तो कट गए यहाँ पे। टाउ की वैल्यू कह रहा है कि हमारा जो ये है टॉर्क P इंटू ई होता है, जो दोनों आपस में पैरेलल है तो ये आपका जीरो हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू लार्ज प्लेन पैरेलल शीट्स शोन इन अ फिगर हैव इक्वल बट अपोजिट सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस sigma minus sigma. A point charge q placed at point p1 p2 p3 experiences force f1 f2 f3 respectively, then ठीक है, तो बस आपको यहाँ पे बताना है कि p1 पे p2 पे और p3 पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है। ठीक है, अब देखो हमारा जो p1 p2 और p3 है यहाँ पे, ठीक है, p1 और p3 जो बाहर के साइड है, जो ये वाले हैं p1 और p3, इन दोनों ही प्लेट पे जो डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों पे ही जो फोर्स है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, P2 पे यहाँ पे जो प्लेट, दोनों प्लेट जो है वो सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो फोर्स यहाँ पे आपका जीरो नहीं होगा, तो सिर्फ सेकेंड आंसर है जिसमें आपको ये नॉन जीरो, बाकी ये दोनों जीरो दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, टू चार्ज मेटेलिक स्फीयर विथ रेडियाई R1 एंड R2, दो चार्ज मेटेलिक स्फीयर है, एक का रेडियस R1 है एक का रेडियस R2 है, ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट एंड देन सेपरेटेड, उनको पहले कॉन्टैक्ट में लाया गया और फिर उनको दूर कर दिया गया। द रेशियो ऑफ द फाइनल चार्ज Q1 एंड Q2, आपको बताना है कि इन पे जो फाइनल चार्ज का रेशियो है Q1 बाई Q2, ठीक है, वो कितना होगा। अब देखो जब दो चार्ज को आपस में लेकर आया जा रहा है पास में, ठीक है, बॉल को आपस में लेकर आया जा रहा है, तो ऑब्वियसली जब ये कांटेक्ट में आएंगे तो इक्वल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, राइट। तो यहाँ पे जो इनका V है वो भी सेम हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम हो जाएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा तो यहाँ पे आपका V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है, तो Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू R1 बाई R2। टू चार्ज पार्टिकल placed at a distance d apart in vacuum exert a force F on each other। फिर से कह रहा है कि दो चार्ज पार्टिकल है Q1 Q2 मान लेते हैं, ठीक है, इनके बीच में डिस्टेंस है d, वैक्यूम में रखा गया और दोनों एक दूसरे पे फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। नाउ ईच ऑफ द चार्ज इज डबल, अब हमने क्या कर दिया, तो इनके हिसाब से जो फोर्स आ जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, Q1 Q2 बाई d। ठीक है, अब आपने क्या किया, चार्ज को डबल कर दिया तो 2Q हो जाएगा ये, ठीक है, और ये भी 2Q1 2Q2, और ये आपका हो जाएगा नया d, ये d स्क्वायर है, ठीक है, ये नया डिस्टेंस आ गया। टू कीप द फोर्स अनचेंज, आपने क्या किया, फोर्स को अनचेंज रखा, फोर्स को चेंज नहीं किया। आपसे क्या बताना है, डिस्टेंस, नया जो डिस्टेंस है वो कितना आएगा, तो बस आप इनको इक्वल कर दीजिए, k Q1 Q2 by d square is equal to k 2Q1 2Q2 by d dash square। ये वैल्यू ऊपर वाली कट जाएगी सीधे सीधे, ठीक है, आपको क्या मिल गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 by d square is equal to 4 by d dash square आ जाएगा। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं d dash square is equal to 4d square, तो अब d dash is equal to under root 4d square is equal to 2d, तो कितना डिस्टेंस आ गया इनके बीच में, 2d आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2 mu f एंड 3 mu f, राइट। यहाँ पे कह रहे हैं कि दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस है आपके पास, एक 2 mu f है और एक 3 mu f है, आर जॉइंड इन अ सीरीज एंड द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ वोल्ट B, इसको V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है।
The value of potential across the two capacitor V1 and V2 and the energy stored in two capacitor U1 and U2 respectively are related to. तो बेसिकली आपको V और U के बीच में बताना है कि कैसे ये दोनों आपस में रिलेट करेंगे. ठीक है. सबसे पहले यहाँ पे हम क्या निकाल लेंगे, कैपेसिटेंस निकाल लेंगे. एक मिनट, चलो जगह नहीं है, मुझे इसी में करना है. ठीक है, थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे. क्या कह रहे हैं यहाँ पे ये, सबसे पहले हम इनका कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं. 1/2 प्लस 1/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 + 3 5/6. तो जो कैपेसिटेंस आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 6/5 म्यू आ जाएगा. राइट. चार्ज क्या होता है, Q इज इक्वल टू C इंटू V होता है. तो यहाँ पे C की वैल्यू क्या रख दी है, 6/5 V. ये हमारा चार्ज आ गया. अब हमें इस पर्टिकुलर कैपेसिटर पे जब V1 वोल्ट जा रहा है तो कितना चार्ज होगा वो निकाल लेना है. राइट. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये Q की जगह हम ये वैल्यू लिख सकते हैं, 6/5 V इक्वल्स टू V1 वोल्ट जाएगा तो यानी C1 V1 ऐसे ही जाएगा ना. तो इसको अब सॉल्व करो, 6/V, C1 कितना है 2 और यहाँ पे आ जाएगा V1. ठीक है. तो इससे हमारी जो V1 की वैल्यू है वो निकल आएगी. 2 1 जा 2 3 जा, तो V1 कितना आ गया आपका, 3/5 V आ गया. राइट. इसी तरह इसके लिए निकाल लेंगे, 6/5 V इक्वल्स टू 3 इंटू V2 कर लेंगे. 3 1 जा 3 2 जा, तो V2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2/5 V आ गई. राइट. अब हमें पोटेंशियल जो हमारा U दिया हुआ है, यस, द एनर्जी स्टोर इन द टू कैपेसिटर U1 एंड U2. अब U1 और U2 का क्या फॉर्मूला होता है, U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर होता है. तो U1 इज इक्वल टू हाफ C1 V1 स्क्वायर हो जाएगा. अब यहाँ पे वैल्यू रखते जाओ, 1/2 C1 की वैल्यू कितनी दी है, 2 दी है. V1 की वैल्यू अभी अभी आपने निकाला है कितना, 3/5 V का होल स्क्वायर. जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9/25 V स्क्वायर. ठीक है. या क्या आ गया आपका, U1 आ गया. U2 निकाल लेते हैं साइमल्टेनियसली, 1/2 C2 V2 का होल स्क्वायर, 1/2 C2 कितना दिया हुआ है, 3. ठीक है. एंड V2 कितना है, 2/5 V का होल स्क्वायर. अगेन आपका ये वैल्यू कट जाएगा, ये 3 दिया हुआ है. चलिए, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, 2 2 4, ये कट जाना चाहिए वैल्यू यहाँ पे C2 की जगह पे. लेट मी चेक क्या क्वेश्चन गलत हो रहा है यहाँ पे. ऑल राइट. ओके गाइज, देखो यहाँ पे C की जगह जो वैल्यू आपकी आ रही है वो 6/5 आ रही है. राइट. 6/5 आपकी C आ रही है, Q यहाँ पे 6/5 आ रहा है, तो ये 2/5 है. राइट. इट्स 2/5. V2 इज इक्वल टू 2/5. तो ये क्या हो जाएगा, इसको बस बाहर खोल के लिख लो, 1/2 इज इक्वल टू 3 2 जा 6, 3 इंटू 2 2 जा 4/25. तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो U2 आएगा, U2 शुड बी, अगेन आपका U2 कितना आ जाएगा, U2 विल बी 3/2. ठीक है. ये 6/25, ये 2 इंटू 3, ये उल्टा हो जाएगा, 2 इंटू 3 6/25 आ जाएगा. ठीक है. अब हम U1/U2 निकाल लेंगे यहाँ पे, तो 9/25 इज इक्वल टू 25/6. 25 कैंसिल, इट्स 3, इट्स 2, 3/2 आ गया. U1/U2 इज इक्वल टू 3/2. सिमिलरली V1/V2 निकाल लेते हैं. V1/V2 कितना है, 3/5 इंटू 5/2. तो अगेन ये आपका कट जाएगा, 3/2 वैल्यू आ गई यहाँ पे V2 की. सो द करेक्ट आंसर विल बी 3/2. ठीक है.
थोड़ा सा कैलकुलेशन था, बस आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान से करना है। जो वहां पे भी थोड़ा सा खिचपिच हुई है, आप उसको जब सॉल्व करेंगे तो आपसे ऑटोमेटिकली सॉल्व हो ही जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट इसी फॉर्मूले पे करना है। Two resistance of 100 ohm and 200 ohm are connected in series across 20 volt battery as shown in the figure below. ठीक है, the reading in a 200 ohm voltmeter connected across 200 ohm resistance is. अब यहाँ पे देखो फिर से आपको रेजिस्टेंस 100 दिया है, यहाँ पे 200 और यहाँ पे आपको इंटरनल वोल्ट का जो रेजिस्टेंस दिया है वो आपका 200 ओम दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ क्या करना है गाइस, अब आपको निकालना क्या है, द रीडिंग इन अ 200 ओम वोल्ट मीटर कनेक्टेड। आपको यहाँ पे रीडिंग निकालनी है। ठीक है, इसकी रीडिंग निकालनी है कि कितना वहां पे करंट जा रहा है। सबसे पहले हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल लें। देखो टोटल जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, 100 प्लस 200 और 200 ये दोनों आपके पैरेलल में है। ठीक है, पैरेलल में है तो हम क्या करेंगे, 200 प्लस 200 डिवाइडेड बाई 200 हो जाएगा ये। ठीक है, इंटू 200, राइट। ऐसे ही करेंगे हम इनको सॉल्व। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपका रेजिस्टेंस आएगा, यहाँ पे जो आपका रेजिस्टेंस आएगा दैट विल बी यस, इसको सॉल्व करके कितना रेजिस्टेंस आ जाएगा आपका 200 200। सो ये अगेन आपका, चलो सॉल्व भी कर लेते हैं, 1/200 प्लस 1/200। ठीक है, ये 200 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, तो ये 1/100, ये भी आपका 100 आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ से जो हमारा रेजिस्टेंस आ गया वो कितना आ गया, 200 ओम आ गया। तो इस पूरे सर्किट के अराउंड जो हमारा करंट होगा वो क्या हो जाएगा, V/R आ जाएगा, 20/200 आ जाएगा, यानी ये आ गया आपका 1/10, राइट। 1/10 हो गया, दैट मीन्स 0.1 एम्पियर आपका क्या आ गया, करंट आ गया। अगर 100 ओम पे 0.1 एम्पियर करंट है तो 200 ओम पे कितना करंट हो जाएगा, इस 200 ओम पे कितना करंट हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा तो 0.05 हो जाएगा। अब अगेन आप यहाँ पे निकाल दीजिए, आपके पास रेजिस्टेंस है 200, आपको मिल गया करंट मिल गया 0.5, तो जो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा V जो आएगा दैट वुड बी 10 वोल्ट। ठीक है, अब इस नए करंट को रख के रेजिस्टेंस के साथ आप निकालेंगे तो V आ जाएगा आपका 10 वोल्ट। नेक्स्ट, 3 magnetic material are listed below, paramagnetic, diamagnetic and ferromagnetic। आपको बताना है कि choose the correct order of material in increasing order of magnetic susceptibility। magnetic susceptibility को increasing order में लगाना है। क्या होता है magnetic susceptibility, देखो magnetic susceptibility होती है गाइस किसी भी मटेरियल की, क्या मेजर करता है कि कोई मटेरियल कितना मैग्नेटाइज हो सकता है, राइट। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मेजर करता है कि कोई मटेरियल कितना मैग्नेटाइज हो सकता है। तो हमें पता है कि फेरोमैग्नेटिक सबसे ज्यादा मैग्नेटाइज होगा, उसके बाद आपका पैरा एंड देन आपका डाया आएगा, तो C, A एंड B आएगा। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे। एक सेकेंड, आपको क्या लगाना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सॉरी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो C आएगा आपका सबसे लास्ट में, फिर आएगा A और फिर आएगा B, तो ऑप्शन आ जाएगा आपका यहाँ पे 3। कैसे लगाना है आपका, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे ज्यादा तो फेरोमैग्नेटिक है, उससे कम आपका पैरामैग्नेटिक और सबसे कम आपका डायामैग्नेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 infinitely long straight parallel conductor। यस, 2 कंडक्टर है, ठीक है, एक I1 है एक I2 है, कैरिंग करंट I1 एंड I2 हेल्ड एट अ डिस्टेंस D अपार्ट। D से ये दोनों डिस्टेंस अपार्ट हुए। द फोर्स ऑन द फोर्स F on a length L of one of the conductor due to the other is। तो देखो यहाँ पे हमारा जो फोर्स होगा वो सिंपली यही हो जाएगा I1 I2 अपॉन D स्क्वायर, यही हमारा फोर्स होता है। ठीक है, यही हमारा फोर्स हो जाएगा। अब फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या हो जाती है, F/L। F/L क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो ये क्या हो जाएगा, K मान लो, ये हो गया हमारा I1 I2 और D स्क्वायर। अब ये L उठ के इधर चला जाएगा,
तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया I1, I2 और L के, तीनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, दैट मीन्स थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसी तरह डायरेक्टली आपको फॉर्मूले पे बेस लगा देना है, ठीक है। यहाँ पे आप म्यू नॉट रख सकते हैं क्योंकि यहाँ चार्ज की बात कर रही है, कंडक्टर की बात हो रही है, तो म्यू नॉट I1 I2 हो जाएगा, राइट। सो दीज आर द आंसर्स ऑफ योर फर्स्ट 25 क्वेश्चन। नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट सेशन में लेकर आऊंगी। आप ये सभी सेशंस हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप इनको देखिएगा और बहुत जल्दी आप सभी के लिए नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे। मीनवाइल इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट लेट मी नो ऑन द कमेंट सेक्शन। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा, क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर अभी तक आप में से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है किसी ने, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट कि आपको हमारे नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। विद दिस गाइज, थैंक यू एवरीवन, मीट यू सो सून, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।